जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। एक देश, एक संविधान है। छात्रों की मांग भी लगभग एक जैसी है। परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों? पेपर लीक क्यों? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? लेकिन सवाल यह है कि जब छात्र सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार और प्रशासन का रवैया हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? कहीं छात्र आंदोलन को लोकतांत्रिक असहमति मानकर उनसे बातचीत होती है, कहीं आंदोलनकारियों को देशद्रोही, नक्सली, विदेशी एजेंट और तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। कहीं पुलिस आंदोलनकारियों के लिए सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करती दिखाई देती है, तो कहीं वही पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठी, आंसू गैस, पैलेट गन और दूसरे बल प्रयोग के लिए चर्चा में आ जाती है। 2026 का झारखंड छात्र आंदोलन इस अंतर को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है। लेकिन क्या झारखंड वास्तव में लोकतांत्रिक विरोध के मामले में दिल्ली और भाजपा शासित राज्यों से अलग मॉडल प्रस्तुत करता है? आज इसी सवाल को तथ्यों के आधार पर समझेंगे। पहले समझिए झारखंड में आंदोलन हुआ क्यों। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जुलाई के अंत में शुरू हुआ। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी, कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। 29 जुलाई से छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, विवादित परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल थे। कुछ छात्र संगठनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। और ध्यान दीजिए, यह आंदोलन उस सरकार के खिलाफ था जिसमें कांग्रेस भी सत्ता में साझेदार है। यानी कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से आसान रास्ता यह था कि वह कह देती सरकार हमारी है इसलिए आंदोलन गलत है। लेकिन घटनाक्रम इससे अलग दिशा में गया। सरकार के मंत्री छात्रों से बातचीत करने पहुंचे। यह झारखंड आंदोलन की पहली महत्वपूर्ण विशेषता थी। सरकार ने आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखा। सरकारी प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने छात्रों से बातचीत की। 8 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और छात्रों के बीच पहली दौर की वार्ता हुई और सरकार ने छात्रों की मांगों को लिखित रूप में लेने की प्रक्रिया शुरू की। रिपोर्ट में मंत्री दीपिका पांडे सिंह के हवाले से छात्रों की मांग को जायज़ बताए जाने की बात भी सामने आई। प्रशासनिक अधिकारी भी आंदोलन स्थल पर छात्रों से मिले। एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों के छात्रों से बातचीत करने की खबरें लगातार आती रही। यानी संदेश यह था कि तुम आंदोलन कर रहे हो इसलिए तुम दुश्मन नहीं हो, और लोकतंत्र का यही मूल सिद्धांत है। बारिश आई तो पुलिस का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। अब जरा ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें हजारों युवा खुले मैदान में बैठे हैं, बारिश शुरू होती है। सामान्य परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका क्या मानी जाती है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन झारखंड के इस आंदोलन में ऐसे दृश्य सामने आए जिसमें पुलिस और प्रशासन ने आंदोलनकारियों की बुनियादी जरूरतों को लेकर सहयोग किया। बारिश में बच्चों का तकलीफ नहीं देखा गया। भारी बारिश के बीच छात्र आंदोलन जारी रहा और रिपोर्टों में आंदोलन स्थल पर अस्थायी व्यवस्था तथा लोगों को भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने का उल्लेख मिलता है। यही वह बिंदु है जिसे हमें लोकतंत्र की कसौटी पर देखना चाहिए। पुलिस का काम केवल डंडा चलाना नहीं है। पुलिस का एक काम नागरिकों की सुरक्षा करना भी है। और जब नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हों तब प्रशासन की जिम्मेदारी केवल उन्हें हटाना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को फैसिलिटेट करना भी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ही राजनीतिक समर्थन यहाँ देखने को मिला। यह एक और असामान्य बात हुई। कांग्रेस सत्ता में शामिल है लेकिन कांग्रेस के नेता छात्रों के साथ दिखाई दिए। यानी पार्टी की राजनीतिक भूमिका और सरकार की प्रशासनिक भूमिका पूरी तरह एक नहीं रही। यही फर्क लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज़ आप बीजेपी में नहीं देख सकते। अगर आपकी सरकार है बीजेपी की तो उसके कोई नेता में हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ बोल दे। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार और राजनीतिक दल एक ही चीज़ नहीं होते। सरकार जनता की संस्था है। पार्टी सत्ता में हो सकती है लेकिन उसी पार्टी के नेता सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। और यही बात राहुल गांधी के हस्तक्षेप में दिखाई दी। राहुल गांधी ने अपनी ही गठबंधन सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने छात्रों की मांगों को न्याय संगत बताया और मुख्यमंत्री से स्वयं प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों की आवाज़ दबाने की बजाय उनकी बात सुनने की अपील की।
यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राहुल गांधी केवल विपक्षी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे थे। यह मामला अलग था। वह एक ऐसी सरकार से सवाल कर रहे थे जिसमें उनकी पार्टी सत्ता में साझेदार है। यानी संदेश साफ था, सरकार हमारी हो सकती है लेकिन छात्र भी नागरिक हैं और नागरिकों का अधिकार में सरकार के साथ असहमति जताना भी है। अब तुलना दिल्ली से कीजिए। इसी समय दिल्ली के छात्र आंदोलन को देखिए। जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर छात्रों और युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस के साथ टकराव हुआ। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और कांटी लगा डंडा का इस्तेमाल, शॉकिंग डंडा, ये इस्तेमाल भाजपा शासन द्वारा छात्रों पर किया गया। 70 लोगों को हिरासत में लिए जाने और 170 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हर विरोध प्रदर्शन में पुलिस बल का इस्तेमाल गलत है? नहीं। अगर हिंसा हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो या पुलिस पर हमला हो तो कानून लागू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि बल प्रयोग कितना था? क्या वह आवश्यक था? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक तत्वों के बीच अंतर किया गया? और क्या प्रशासन ने पहले संवाद और फेलिसिटेशन की कोशिश की? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। हमने देखा कि बिना वर्दी वाले गुंडे भी प्रशासन की ओर से लाठी चलाते दिखे जंतर मंतर में, और वर्दी वाले थे तो वे बिना नेम प्लेट के थे। अभी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उम्मीद है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जवाबदेही भी तय होगी। दिल्ली में इंटरनेट और मेट्रो बंद होने का सवाल दिल्ली के आंदोलन में एक और विवादास्पद बात सामने लाती है। प्रदर्शन क्षेत्र के आसपास कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। केंद्रीय दिल्ली के बड़े हिस्से में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की भी रिपोर्ट आई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जंतर मंतर के आसपास 16 से 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। इसका असर केवल प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा, आम यात्रियों पर भी पड़ा और भोजन तथा जरूरी सामान की डिलीवरी भी प्रभावित की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, बैरिकेडिंग, मेट्रो सेवाओं और मोबाइल इंटरनेट के प्रतिबंध को लेकर गंभीर मानवाधिकार चिंताएं व्यक्त की। अब यहाँ तुलना कीजिए। झारखंड में बारिश में आंदोलन स्थल की व्यवस्था बनाम दिल्ली में आंदोलन क्षेत्र में इंटरनेट और सार्वजनिक परिवहन पर जो प्रतिबंध लगा, यह अंतर अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। और फिर आया बिहार का AK-47 विवाद। भाजपा ने NDA शासित बिहार पर जुलाई 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों को लेकर छात्र प्रदर्शन के दौरान सिवान में एक पुलिसकर्मी का AK-47 से हवा में गोली चलाते हुए वीडियो सामने आया। पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग की पुष्टि की और बाद में जांच की बात सामने आई। रिपोर्टों में पुलिस फायरिंग में छात्रों के घायल होने की भी जानकारी आई। यहाँ भी एक जरूरी बात कहनी होगी, बिहार में आंदोलन के दौरान हिंसा और पथराव की घटनाएं भी रिपोर्ट हुई थी। इसलिए पूरी घटना को केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली कह देने में तथ्यात्मक रूप से अधूरा होगा। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए पुलिस के हाथ में AK-47 से गोली चलने की तस्वीर कितनी गंभीर है। इतनी गंभीर कि संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित करना पड़ा और बिहार सरकार ने बाद में आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की घोषणा भी की। तो फिर झारखंड की विशेषता क्या है? झारखंड को आदर्श राज्य घोषित कर देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि झारखंड में भी पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव भी हुआ। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आंसू गैस, लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सरकार की तरफ से इसे न्यूनतम बल बताया गया। इसलिए यह कहना कि झारखंड में पुलिस ने बिल्कुल बल प्रयोग नहीं किया वो गलत होगा। लेकिन अंतर शायद यहाँ है, बल प्रयोग के बावजूद सरकार ने आंदोलन को केवल दुश्मन की तरह नहीं देखा। पैलेट गन नहीं चलाए, कील लगे डंडे नहीं इस्तेमाल किए। वार्ता जारी रही। सरकारी प्रतिनिधि आंदोलन स्थल पहुंचे। राजनीतिक सहयोगी पार्टी के नेताओं ने छात्रों की बात सुनी और राहुल गांधी ने अपनी ही गठबंधन सरकार से छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की अपील की। विधानसभा घेराव ने लोकतांत्रिक दबाव की सीमा दिखाई। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया। प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण हुई क्योंकि भाजपा ने दूसरे राज्यों से गुंडे और अराजक तत्वों को छात्रों की इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए बुलाया।
एबीवीपी के छात्र शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को उकसाते दिखे। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि छात्रों का आंदोलन केवल पुलिस और छात्रों के बीच टकराव में ही समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद भी बातचीत और मांगों पर चर्चा जारी रही। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आंदोलन हुआ, दबाव बनी, बातचीत हुई और समाधान की कोशिश भी। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि सरकार हर मांग तुरंत मान ले। लोकतंत्र का अर्थ है सरकार जनता को सुनने के लिए बाध्य हो। लेकिन क्या छात्रों की सारी मांगें मान ली गई? सीबीआई जांच की मांग छोड़कर छात्रों की सभी मांगों को हेमंत सोरेन सरकार ने मान लिया। साथ ही जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया उसकी सूची भी जारी की गई। आप देख सकते हैं टीडीपीएल के माध्यम से ली गई सारी परीक्षाएं रद्द हुई। असली तुलना यहाँ है। आप इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखिए। दिल्ली में प्रदर्शन होता है, बैरिकेटिंग होती है, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, कील लगी लाठियाँ, शॉकिंग डंडे, करंट वाले, मेट्रो बंद, मोबाइल इंटरनेट बंद, खाना का डिलीवरी भी बंद किया गया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस कार्रवाई से भिड़ंत भी होती है। वहीं बिहार में वहाँ भी प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होता है, लोग हिरासत में लिए जाते हैं, हिंसा होती है और एक पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 से फायरिंग भी की जाती है। फिर पुलिसकर्मी का निलंबन और एफआईआर वापस लेने की घोषणा। और दूसरी तरफ झारखंड सरकारी प्रतिनिधियों की छात्रों से बातचीत होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की आंदोलन स्थल पर मौजूदगी रहती है, मंत्रियों से वार्ता होती है, राजनीतिक सहयोगी पार्टी के नेताओं का छात्रों के साथ खड़ा होना और राहुल गांधी का अपनी ही गठबंधन सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह। यही अंतर इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यह बात आंदोलनकारी छात्रों की ओर से भी बीच बीच में आती रही कि यदि भाजपा का शासन यहाँ होता तो अब तक दिल्ली की स्थिति ही यहाँ भी पैदा किया जाता। छात्रों को देशद्रोह, टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या नाम से बोला जाता। यह आंदोलन देशद्रोही बनाम नागरिक के लड़ाई के रूप में भी देखा जाएगा। यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल है। किसी छात्र का सरकार से सवाल करना देश से सवाल करना नहीं है। सरकार और देश एक चीज़ नहीं है। सरकार बदलती है, देश रहता है। इसलिए सरकार की आलोचना को देशद्रोह कहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानसिकता है। वही खतरनाक आतंकी मानसिकता जो लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उसने दिमागी नक्सल कहा, लेकिन आतंकी नक्सल ये लोग हैं। एक छात्र अगर कहता है कि मेरी परीक्षा पारदर्शी क्यों नहीं हुई, तो वह देश के खिलाफ नहीं है। वह अपने देश के संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। एक युवा अगर पूछता है मेरी नौकरी कब मिलेगी, तो वह राष्ट्र विरोधी नहीं है। वह लोकतंत्र से जवाब मांग रहा है और असहमति का सम्मान ही असली देशभक्ति है। हम अक्सर देशभक्ति को नारों से जोड़ देते हैं, झंडा, राष्ट्रगान, भारत माता की जय। लेकिन लोकतंत्र में देशभक्ति का एक और बड़ा महत्वपूर्ण रूप है, अपने ही देश की सरकार से सवाल पूछने का साहस। और उससे भी बड़ी देशभक्ति है सरकार का उस सवाल को सुनने का धैर्य। यही कारण है कि झारखंड का यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग की तरह देखा जा सकता है। यह पूर्ण आदर्श नहीं था, यह पूरी तरह शांतिपूर्ण भी नहीं रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी हुआ, लेकिन पूरे घटनाक्रम में संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रही। और यही लोकतंत्र की ताकत है। और अंतिम सवाल, तो सवाल यह नहीं है कि झारखंड की सरकार अच्छी है या बुरी। सवाल यह है कि क्या झारखंड में सरकार ने छात्रों को दुश्मन मानने के बजाय नागरिक मानकर बातचीत की? काफ़ी हद तक हाँ। क्या सरकार ने हर मांग मान ली? हाँ, अधिकतर। क्या पुलिस ने कहीं बल प्रयोग नहीं किया? नहीं। विधानसभा घेराव के दौरान बल प्रयोग की रिपोर्ट मौजूद है। क्या आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त था? नहीं। भाजपा ने भी छात्रों के मुद्दे को उठाया और आंदोलन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या इस आंदोलन ने यह दिखाया कि सत्ता में शामिल दल भी अपनी सरकार से सवाल कर सकते हैं? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र में सरकार से असहमति देशद्रोह नहीं। छात्रों का आंदोलन सरकार गिराने की साजिश नहीं है। सवाल पूछना राष्ट्र विद्रोह नहीं है। और पुलिस का काम नागरिकों को डराना नहीं, उनकी सुरक्षा करना है। सरकार का काम हर आलोचक को अपना दुश्मन बनाना नहीं, बल्कि उसकी बात सुनना है। झारखंड का छात्र आंदोलन हमें यही सवाल पूछने का मौका देता है। क्या हम ऐसे भारत चाहते हैं जहां छात्र सरकार से सवाल पूछ सके? अगर हाँ,
तो फिर यह अधिकार दिल्ली के छात्र को भी मिलना चाहिए, बिहार के छात्र को भी, और झारखंड के छात्र को भी, उत्तर प्रदेश के छात्र को भी, हर राज्य के छात्र को। क्योंकि लोकतंत्र की असली पहचान यह नहीं है कि सरकार के समर्थन में कितने लोग नारे लगा रहे हैं। लोकतंत्र की असली पहचान यह है कि सरकार के खिलाफ नारा लगाने वाले नागरिक कितने सुरक्षित हैं। और शायद इसी वजह से झारखंड का यह छात्र आंदोलन एक बड़ा सवाल छोड़कर गया है। क्या सत्ता असहमति से डरती है जैसा भाजपा डरती है, या असहमति को लोकतंत्र की ताकत मानती है जैसा हेमंत सोरेन ने किया? फैसला जनता को करना है। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय झारखंड, जोहार।